हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। आज मैं आपको स्टार्ट करूंगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब तक हम लोग देख चुके हैं ऑफिशियल लैंग्वेज तक। 19 चैप्टर्स आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। आज है आप लोगों का लास्ट टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और साथ ही कुछ स्पेशल कुछ उपबंध दिए गए हैं जैसे NC/SC, NC/BC या फिर NC/ST, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही मैं आपको एक रिवाइज़ करवाऊंगी, एक रिव्यू दूंगी कि किस तरह से हम लोगों ने कितने पार्ट्स पढ़े हैं और उससे संबंधित किस तरह से आर्टिकल है, तो एक टेबल फॉर्म में हम लोग देख लेंगे उसको। तो इसका स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हिंदी में कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। यहाँ पे पंचायत जो है वो पार्ट 9 में दिया गया है। इससे संबंधित आर्टिकल जो है वो 243 से 243O, ठीक है। तो यहाँ पे 243 से लेकर 243O जो है वो संबंधित है पंचायत से और पार्ट जो है वो 9 है। पंचायत जो है वो एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को शो करता है। जिस तरह से एक हायर अथॉरिटी जो होती है वो किस तरह से नीचे स्तर पे जाती है और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट करती है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है जन भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है उसको निचले स्तर तक ले जाना और यहाँ पे जो लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे जो एक डेमोक्रेटिक बॉडी बनाई जा सकती है उसका फॉर्मेशन करना। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243O, ठीक है, तो ये O है, इसके तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ये 1992 में आया था। याद रखिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो संबंधित है पंचायत से और इसमें भाग 9 जोड़े गए थे जिसमें 16 नए अनुच्छेद ऐड किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 243 से लेकर 243O में 16 आर्टिकल्स हैं और ये सभी जोड़े गए थे पार्ट 9 में। इसके साथ ही एक 11th शेड्यूल ऐड किया गया था जो कि पंचायत से संबंधित है। अगर हम लोग बात करें 243B की, तो इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम यानी कि विलेज लेवल पंचायत, साथ ही मध्यवर्ती इंटरमीडिएट लेवल पंचायत और जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही जो मध्यवर्ती स्तर है वो सिर्फ उन्हीं राज्यों में होगा जिनकी जनसंख्या जो है वो 20 लाख से अधिक है, ठीक है। तो 20 लाख से अधिक जो भी राज्य हैं उन्हीं में इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पंचायत बनाई जाएगी। अदरवाइज विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत जो होती है वो सभी स्टेट्स में पाई जाती है। अगर हम लोग 11th शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें 29 विषय हैं और ये सभी जो 29 विषय हैं इसमें पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सभी विषयों पे लॉज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 11th शेड्यूल में 29 विषय हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत को दी गई है फॉर लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 243C, तो इसमें पंचायतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं जिसमें राज्य के विधानमंडल जो है वो संरचना को तैयार करता है, ठीक है। किसी भी राज्य की संरचना, पंचायतों की जो संरचना होती है वो उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा की जाती है। और इसके साथ ही पंचायतों का जो चुनाव होता है इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा ही लिया जाता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन होती है वो पंचायतों के चुनाव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो करती है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी कार्य नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर देख लिया है। तो यहाँ पे जो पंचायतों का चुनाव होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पंचायतों की अगर अवधि की बात की जाए तो 5 वर्षों की अवधि होती है इसकी, बट इससे पूर्व भी यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो डिसोल्यूट हो सकती है, ठीक है। बट समानता जो होती है वो उसकी 5 वर्षों की अवधि होती है। इसके साथ ही अगर फाइनेंसेस की बात की जाए, वित्तीय स्थिति की बात की जाए, तो इसके रिव्यू के लिए फाइनेंस कमीशन जो है वो गठित किया जाता है। इसका एक प्रावधान जो है वो 243I में दिया हुआ है, ठीक है। तो 243I जो है वो वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है, रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटस जो भी पंचायतों का है और इसके लिए एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है
एट द लेवल ऑफ पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है, फाइनेंस कमीशन एक गठन किया जा रहा है फॉर ऑडिटिंग और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ पंचायत। इसके साथ ही 243 जे में भी यहाँ पे 243 जे जो है वो भी वित्त आयोग के गठन की बात करता है, जिसमें वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटस, बट यहाँ पे पंचायतों का नहीं, म्यूनिसिपैलिटी का किया जा रहा है, ठीक है। तो 243 जे जो है वो ऑडिट से संबंधित है नगर पालिकाओं के लिए, और 243 आई जो है वो ऑडिट से संबंधित है पंचायतों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रावधान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्राम स्तर की बात की जाए तो पंचायत क्षेत्र के भीतर ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। तो जो भी लोग निर्वाचन में रजिस्टर्ड होते हैं उन्हीं लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राम स्तर होता है उसमें जो पंचायत क्षेत्र होते हैं, इससे संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं फॉर इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन के लिए रजिस्टर्ड 18+ सभी व्यक्तियों के जो निर्वाचक नामावली है वही ग्राम सभा का गठन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम सभा से कंफ्यूज नहीं होना है, ये कुछ खास अलग से टर्म नहीं है, ये उन्हीं लोगों का समूह है जो सभी लोग वोट देने वाले हैं पंचायतों से संबंधित। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अगर DPSP की बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 ये राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 जो है वो संबंधित है ग्राम पंचायतों से, किसका पार्ट है, DPSP का पार्ट है। अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइम बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 टियर पंचायत सिस्टम का सुझाव दिया था। कब दिया था? 1957 में दिया था, सॉरी। तो यहाँ पे 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है, जिसका सुझाव रहता है 3 टियर पंचायत सिस्टम का गठन करना, ठीक है। ये 3 टियर कौन से हैं? पहला है ग्राम स्तर पे, विलेज लेवल पे, दूसरा है ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, और जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल पे पंचायतों का गठन करना चाहिए, ऐसा बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपने जो समिति थी उसकी रिपोर्ट में कहा था। इसके साथ ही पंचायती राज व्यवस्था का जो एक शिल्पकार या फिर वास्तुकार कहा जाता है, ये भी बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये समिति जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। इसके साथ इसके बाद एक अनदर कमेटी आती है जिसका नाम है संथानम कमेटी, ठीक है। यहाँ पे कमिटीज़ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर फॉलो कर रहे हैं, साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं कि कमिटीज़ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो कमिटीज़ और कुछ पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स और शेड्यूल्स, ये ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी पे बार बार क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है संथानम समिति, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1963 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा राज्य पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्व संबंधित कुछ शक्तियां प्रदान करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही राज्य का वित्त निगम की स्थापना की अनुशंसा की गई थी संथानम समिति के द्वारा 1963 में, ठीक है। तो 2 समितियां हमने पढ़ चुके हैं, पहला है BR मेहता समिति 1957, दूसरी है संथानम समिति 1963, ठीक है। नेक्स्ट आता है पंचायतों को की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु पुनः संथानम की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन किया जाता है, जो कि 1964 में गठन होता है, और 1965 में ये अपनी रिपोर्ट को सौंपती है, ठीक है। तो यहाँ पे संथानम समिति जो है वो कहा जा सकता है कि इसका 2 बार गठन हुआ, एक 1963 में जिसमें इन्होंने अपने राजस्व शक्तियों से रिलेटेड कुछ सुझाव दिए थे, और उसके बाद 1964 में फिर से इसका गठन किया जाता है, और इस बार निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सुधार के बारे में इन्होंने बातें कही थी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1965 में, ठीक है। तो इन केस अगर क्वेश्चन में 1963 देता है तब भी वो सही है, और 1964 अगर दिया जाता है तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है।
तो 63 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 64 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इससे पहले अगर 1962 की बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा संथानम कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, तो करप्शन के अगेंस्ट भी संथानम कमेटी का गठन किया गया था, 1962 में किया गया था और लाल बहादुर शास्त्री के समय पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो संथानम समिति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में किया गया था। ठीक है, तो ये पहला जिला था जहाँ पे, राजस्थान का जिला था जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, JL नेहरू। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अक्टूबर संबंधित है बर्थ ऑफ महात्मा गांधी और 1959 ईयर आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दिन नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं हुआ करता था, बाद में इसको ऐड किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए जो प्रथम बार स्पष्ट संस्तुति की गई थी वो LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे एक और समिति है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1986 में LM सिंघवी कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी किससे संबंधित है? पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से संबंधित है। ठीक है, तो 1986 में LM सिंघवी समिति आती है। 1988 में PK थुंगन समिति आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट समिति है। अब तक हम लोग 4 समितियों के बारे में पढ़ चुके हैं। जो PK थुंगन समिति है, इन्होंने भी पंचायती राज संस्थानों को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति की थी। ठीक है, इससे पूर्व 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह समिति व्यक्ति की थी। ठीक है, तो इसको नॉर्मल जो कॉमन पीपल है उससे कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि ये जो प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1977 में आती है अशोक मेहता समिति। ठीक है, ये सभी जो कमिटीज़ हैं और इससे रिलेटेड जो पीपल हैं, मतलब जो कमेटी के हेड हैं, ये आपको ज़रूर से याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी कमिटीज़ बताई गई है, आई होप आप लोगों ने इसको देखा होगा ढंग से, और एक टेबल पे खुद से एक फॉर्म कर लीजिए आप टेबल अपने अकॉर्डिंग, और ईयर वाइज जो भी कमेटी के हेड हैं उनका नाम लिख लीजिए। इस तरह से आपको पंचायती राज व्यवस्था पे जो एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद 1985 में GVK राव समिति आती है। यहाँ पे GVK राव समिति का गठन किया जाता है 1985 में, जिसने पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने की अनुशंसा की थी। ठीक है, इसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य जो था वो था मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 243D, इसके अनुसार पंचायतों में तथा नगर पालिकाओं में, ठीक है, तो यहाँ पे पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों ही स्तरों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है महिलाओं के लिए। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है 243K, इसके तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसमें गवर्नर जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेगा। इसके साथ ही नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए भी इसी आयोग का कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पंचायतों संबंधित या फिर नगर पालिका संबंधित जो भी चुनाव होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाएंगे, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होगा उसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात हो रही है। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992
2 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित है और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित है। इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था 9A, पार्ट 9A, और 18 नए आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें 18 नए आर्टिकल्स आते हैं। कौन कौन से हैं? 243P से 243ZG। ठीक है, ये सभी आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कि ये सभी आर्टिकल्स जो हैं वो म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। इसके साथ ही 12th शेड्यूल शामिल किया गया था। तो जो लास्ट शेड्यूल होता है 12th शेड्यूल, वो संबंधित है म्युनिसिपैलिटीज से। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात कही गई थी कि नगर पालिका जो है वो 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान दिया गया है, जिसमें नगर निगम आता है, नगर पालिका परिषद आता है और नगर पंचायत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिस्टम है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। नगर पालिका के सभी सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेयर का इलेक्शन होता है वो म्युनिसिपैलिटी से ही संबंधित होता है और डायरेक्ट इलेक्शन होता है। नॉर्मल पीपल जो होते हैं वो इस इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। नगर पालिका के जो कार्यकाल होते हैं इसकी अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, हालांकि इस समय से पूर्व भी अगर स्पेशल स्थिति होती है तो उस टाइम पे विघटन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं इसका भी जो निर्देश, नियंत्रण या फिर प्रबंधन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 12th शेड्यूल की बात की जाए तो इसमें 18 विषय हैं, 18 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें 12th शेड्यूल में दिए गए हैं, जिसमें लॉज बनाने का अधिकार जो है वो नगर पालिकाओं को दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संपूर्ण जिले के एक विकास योजना के तहत देखा जाता है। इसके साथ ही एक जिला योजना समिति का भी गठन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिला योजना समिति का भी गठन का प्रावधान दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप भी तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे महानगर योजना समिति का भी गठन करे जाने का उपबंध दिया गया है। भारत में अगर सर्वप्रथम नगर निगम की बात की जाए तो 29 सितंबर 1688। ठीक है, तो काफ़ी पुरानी बात है, हमें मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित डेट का पता चल रहा है। तो यहाँ पे 29 सितंबर डेट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1688 सॉरी, यहाँ पे 1688 में मद्रास में स्थापित की गई थी पहली नगर निगम। ठीक है, मद्रास में स्थापित किया गया है, 1688 में स्थापित किया गया है और पहला नगर निगम है भारत का। इसके साथ ही लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। इसके साथ ही यहाँ पे हम लोग का एंड होता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। अगर हम लोग पार्ट 9B की बात करते हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से संबंधित है। खास क्वेश्चन उस पर आते नहीं हैं, बट पता होना चाहिए जानकारी के लिए आपको कि पार्ट 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से संबंधित है। इसके बाद आता है कुछ वर्गों के लिए कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं हमारे संविधान में। ये पार्ट 16 में है और आर्टिकल 330 से लेकर 342 जो है वो विशेष उपबंधों से संबंधित है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं क्या दिए गए हैं। तो पार्ट 16 वेरी इंपॉर्टेंट और आर्टिकल 330 से लेकर 342 जो है वो संबंधित है। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में तथा आर्टिकल 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में, ध्यान दीजिएगा, 330 के तहत लोकसभा में और 332 के तहत राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे एससी और एसटी के जो रिजर्वेशन है लोकसभा में वो 330 आर्टिकल के तहत है और राज्य की विधानसभा में आर्टिकल 332 के तहत है। इसके साथ ही पहले एंग्लो इंडियंस का भी रिजर्वेशन हुआ करता था आर्टिकल 331 के तहत। अगर लोकसभा की बात की जाए तो आर्टिकल 331 लोकसभा में और आर्टिकल 81 के तहत जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व होता है अगर पर्याप्त नहीं होता है तो इनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुआ करती थी।
और आर्टिकल 333 के तहत राज्यों के विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के का प्रावधान दिया गया था। तो यहाँ पे आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 जो है राज्य के स्तर पे एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन के प्रावधान से संबंधित है, और आर्टिकल 81 में राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाने से संबंधित है। बट लेटर ऑन जो है इसमें 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो कि 2019 में होता है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सीटों का आरक्षण है उसको तो पुनः 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, बट जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान हुआ करता था नामांकन का, इनके जो रिजर्वेशन हुआ करती थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2019 में हुआ था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए जो आर्टिकल संबंधित है वो 334 है। ठीक है, इससे संबंधित आर्टिकल मतलब इन लोगों के रिजर्वेशन से संबंधित आर्टिकल है 334। इसको बढ़ा दिया गया था, पहले ये मूलतः 10 वर्षों के लिए था, बाद में इसको बढ़ाकर जो 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2010 में, इसकी अवधि आगे 70 वर्षों तक के लिए कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों से संबंधित तो रिजर्वेशन है SC और ST से संबंधित, बट एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 338। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट NCSC, इसका प्रावधान जो है वो आर्टिकल 338 में दिया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लिए भी राष्ट्रीय आयोग का गठन करना है, ये NCST कहलाता है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, इसका जो है गठन वो 338A के द्वारा किया जाता है। पहले ये 338 का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आता है और इसको अलग से एक पार्ट A करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। इसके साथ ही अगर वर्तमान में देखा जाए, यहाँ पे पुराना डेटा है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो NCSC के जो अध्यक्ष हैं वो हैं किशोर मकवाना, और NCST के अध्यक्ष जो हैं वो हैं अंतर सिंह आर्या। ठीक है, तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए 340 के तहत राष्ट्रपति जो है वो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए भी एक आयोग की नियुक्ति करता है, जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का गठन किया जाता है आर्टिकल 340 के तहत। करेंटली अगर देखा जाए तो करेंटली जो अध्यक्ष हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के वो हैं हंसराज गंगाराम अहिर। ठीक है, तो ये भी नाम जो है वो करंट अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ की दृष्टि से ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात की जाए तो सर्वप्रथम जो है 1993 में एक संसदीय अधिनियम के तहत इसको सर्वप्रथम बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे NCBC का सबसे पहले जो गठन हुआ था वो 1993 में हुआ था। इसके साथ ही 2018 में से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी प्रोवाइड कर दिया गया था। तो आर्टिकल 338B जो है वो NCBC से रिलेटेड है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, तो आर्टिकल 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा एक 338B जोड़कर इसको इसके तहत एक सामाजिक एजुकेशनल दृष्टि से अगर जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अध्यक्ष भी मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे ये जानकारी भी ओल्ड डेटा है। इसके साथ ही अगर 341 की बात की जाए तो इसके तहत राष्ट्रपति जो है वो किसी राज्य के संबंध में संबंधित जो भी गवर्नर है इनसे परामर्श ले सकता है और उस राज्य की किसी भी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति का SC का दर्जा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, और साथ ही आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति जो है वो किसी राज्य में ST का दर्जा भी दे सकता है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब का भी दर्जा दे सकता है, बट इसके लिए गवर्नर का परामर्श जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं 341 और 342 ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का
जो भी घटना चक्र से रिलेटेड नोट्स थे पॉलिटी से संबंधित, वो सभी नोट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आई होप आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करिए। किसी भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं हम जिसमें भी पॉलिटी के क्वेश्चंस दिए हों, और साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे घटना चक्र के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स आप लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, तो अभी क्वेश्चंस करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो रिवीजन का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि रिवीजन के साथ साथ अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने की। अदरवाइज रिविजन तो आप लोग काफ़ी बार कर सकते हैं, बट जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एक ट्रिक होती है वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो पॉलिटी का लेक्चर एंड करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में बताती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, ये एक जो समरी है वो आपको ज़रूर से याद होनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें आर्टिकल दिया रहता है बट हम उससे संबंधित प्रावधान के बारे में समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि कौन से पार्ट में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल गिवन है, कौन सा पार्ट किस प्रावधान से संबंधित है, तो ये आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं, कभी भी पढ़ते हैं, कभी भी रिवीजन करते हैं, तो हमेशा रिवाइज करिएगा कि कौन से पार्ट कौन से प्रावधान से संबंधित हैं और किस आर्टिकल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंप्लीट पॉलिटी के टॉपिक को एंड करते हैं इसी पार्ट से। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आर्टिकल्स और पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रही थी, शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रही थी। एक बार फिर से इसी के साथ मैं एंड करना चाहती हूँ आज का सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट 1 है वो संबंधित है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। ठीक है, जिसमें आर्टिकल आता है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से संबंधित है और इसमें आर्टिकल आते हैं 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, फिर है पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। पार्ट 4 संबंधित है डीपीएसपी से, जिसमें आर्टिकल आते हैं 36 से लेकर 51। ठीक है, तो ये आई होप आप सभी को याद है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट 4A, जिसमें 4A जो है वो संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से और आर्टिकल जो है वो है 51A। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पार्ट 5, जिसमें हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा था। ठीक है, तो ये पार्ट 5 जो है वो यूनियन का हिस्सा है और आर्टिकल जो है वो 52 से लेकर 151 तक आते हैं यूनियन में। इसके बाद पार्ट 6 आता है जिसमें हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में और साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट लेवल पे बनते हैं, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा था और जो सभी चीज़ें स्टेट से संबंधित है उसके बारे में प्रावधान जो है वो पार्ट 6 में दिए गए हैं और संबंधित आर्टिकल है 152 से लेकर 237 तक। पार्ट 7 जो है वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको रिपील कर दिया गया था। ठीक है, तो ये एंड कर दीजिए यहाँ पे आता है पार्ट 8। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है, 239 से 242, 239 से 242 संबंधित है यूनियन टेरिटरीज से पार्ट 8। उसके बाद आता है पंचायत, जो आज हमने पढ़ा, तो पार्ट 9 जो है वो संबंधित है पंचायत से 243 से 243O तक। ठीक है, तो आर्टिकल्स जो हैं वो 243 से 243O तक पंचायत से संबंधित हैं। पार्ट जो है वो है पार्ट 9। इसके बाद आता है 9A, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ से संबंधित है और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 243P से 243ZG। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 9B, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से संबंधित है और संबंधित आर्टिकल जो है वो है 243ZH से 243ZT। ठीक है, यहाँ पे कोशिश ये करिएगा कि पॉलिटी जो है वो थोड़ा सा उसमें इंग्लिश ज़रूरी रहता है, बिकॉज़ यहाँ पे अगर मैं आर्टिकल्स आपको हिंदी के अल्फ़ाबेट्स में पढ़ाती हूँ तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ज़रूर से याद करिए, जैसे 243ZH है या फिर ZT है। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको वो सही लगता हो तो आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये टोटली आपकी इच्छा है, जो भी आप लोग जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। फिर है पार्ट 10, जो कि शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करता है, 244 से 244A,
यहाँ पे दो ही प्रावधान है, दो ही आर्टिकल है, 244 है और 244A है। पार्ट 10, पार्ट 11 जो है वो रिलेशन बताता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा था, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, वो आता है आपका पार्ट 11 में और 12 में, ये दोनों ही हमने डिटेल में पढ़े हैं। तो पार्ट 11 और 12, 11 जो है वो 245 से 263 तक संबंधित है, जिसमें यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन बताए गए हैं। पार्ट 12 जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट से संबंधित है, जो कि 264 से 300A के तहत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पार्ट 13, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बातें कही गई है। तो आर्टिकल 301 से 307 जो है वो संबंधित है पार्ट 13 से। पार्ट 14 में आता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, जिसमें 308 से 323 तक प्रावधान दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है पार्ट 14A, जो कि संबंधित है ट्रिब्यूनल्स से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 323A और B, 323, 323A और 323B जो है वो ट्रिब्यूनल्स से संबंधित है, और पार्ट जो है वो है 14A। नेक्स्ट आता है पार्ट 15, जो कि इलेक्शंस से संबंधित है, और इलेक्शंस का प्रावधान दिया गया है 324 में और 329A में। तो 324 से लेकर 329A संबंधित है इलेक्शंस से। पार्ट 16, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं सर्टेन क्लासेस के लिए, जो कि जैसे जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं या OBCs होते हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। इसमें आर्टिकल है 330 से 342 तक, ठीक है। तो 330 से 342 संबंधित है पार्ट 16 से, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे NC-SC की स्थापना करना, NC-BC की स्थापना करना, NC-ST की स्थापना करना, ये सभी काउंसिल्स जो हैं वो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक दिए गए हैं। पार्ट जो है 17, ये संबंधित है ऑफिशियल लैंग्वेज से, ऑफिशियल लैंग्वेज, और इससे संबंधित आर्टिकल है 343 से 351, ठीक है। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 से 351। पार्ट 18 जो है वो संबंधित है इमरजेंसी प्रोविजंस से, जिसमें आर्टिकल आते हैं 352 से 360 तक, ठीक है। तो 352 से 360 जो है वो संबंधित है इमरजेंसी प्रोविजंस से। नेक्स्ट है पार्ट 19, इसमें कुछ मिसलेनियस तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें आर्टिकल है 361 से 367 तक, ठीक। नेक्स्ट आता है पार्ट 20, इसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, और इससे संबंधित एक ही आर्टिकल है 368। नेक्स्ट आता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट के दोनों पार्ट्स जो हैं वो बस एक देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये टेम्पररी और ट्रांजिशन और कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है पार्ट 21, जिसमें 369 से 392 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो कुछ शॉर्ट टाइटल्स के बारे में, डेट ऑफ कमेंसमेंट के बारे में बताता है 393 से 395 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का सभी पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सभी आर्टिकल और इनसे रिलेटेड जो पार्ट दिए हुए हैं और संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए हैं। ये टेबल जो है वो आपको ज़रूर से याद होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी का अगर की देखा जाए तो ये टेबल ही है। ये टेबल जो है अगर आपको याद हो गया और ख़ुद से आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और जो भी संबंधित प्रावधान है हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं। तो क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चंस, और जो भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है, ठीक है। लेक्चर को एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पॉलिटी, जो भी आज टॉपिक पढ़ाया गया उससे संबंधित। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रिप्लाई करिएगा जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शेड्यूल 11 में किससे संबंधित है और कितने विषय दिए हुए हैं, कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसमें लॉज बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो शेड्यूल 12 है ये किससे संबंधित है और इसमें कितने सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। साथ ही एक टेबल ज़रूर से बना लीजिएगा, जो भी कमिटीज़ जो हैं टेबल बनाइएगा, जो भी कमिटीज़, संबंधित कमिटीज़ मैंने आपको बताई है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, तो ये कमिटीज़ की एक टेबल ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बना लीजिएगा, ठीक है, जिसके जो बाकी बच्चे हैं उनको भी लाभ मिल सकता है।
इसके साथ ही NCST का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा NCST का प्रावधान जोड़ा गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो होते हैं ये आज के क्वेश्चंस हैं। पॉलिटी जो है वो कंप्लीट करवा दी गई है नोट्स के माध्यम से, पूरी पॉलिटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चंस अगर आप लोग साथ साथ में सॉल्व करते रहते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा तो कि 108 दिन की सीरीज़ में आप लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आज पॉलिटी जो है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट समझ में आया होगा। ये जो 20 डेज़ के लेक्चर हैं ये ज़रूर से सुनिएगा। अगर आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया है तो उसको फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो फॉर्म करवा दी गई है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो भी आपके बचे हुए लेक्चर्स हैं उसको ज़रूर से पढ़िएगा। जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग रखिएगा, क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करिएगा, क्योंकि बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए प्लीज़ आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही पॉलिटी से संबंधित जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर प्रिपरेशंस। क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करना है आपको। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।